हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं उनमें से पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने दिख रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आज की पढ़ाई हमारी इस क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोचो कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। अंडरवुड के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, अंडरवुड के बाहर ना तो साइन एक्स लिखा हुआ है ना तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, सब कुछ अंडरवुड के अंदर है और हमें इसे मैनेज करना है। तो कैसे करें हम इसे मैनेज, बोलो। देखो यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन क्यूब, तो यहाँ पे पावर सेम है। ठीक है, अगर कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स लिखा होता, 4 ना होता मतलब यहाँ पर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा के शायद हम कुछ करने की कोशिश करते। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा के आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ और ये 4 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉस क्यूब को इसके अंदर से कॉमन जरा लेके देखते हैं कि आखिर क्या घटना घटती है। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके अंदर। देखो अब यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर अगर कॉस क्यूब कॉमन ले लो तो कॉस की पावर 5x हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 4 माइनस टेन क्यूब एक्स। थोड़ा बढ़िया दिख रहा है ना, दिखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, 4 माइनस टेन क्यूब एक्स, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो cos टू द पावर 5x है और यहाँ पे sin x जो लिखा हुआ है, sin x अपॉन cos x tan x होता है और यहाँ पे cos पावर 4 बच जाएगा। cos की पावर 4x जब बाहर आएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनेगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जा रहा है। sin अपॉन cos इधर अंडरवुड के अंदर tan x और नीचे 4 माइनस टेन क्यूब एक्स बचा और ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो टेन एक्स बन गया है, उसके बाद यहाँ पे जो कॉस पावर 4 है ना वो बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस पावर 4 जब बाहर निकले, भाई एक कॉस तो इसमें चला गया ना, साइन अपॉन कॉस तभी तो टेन एक्स बना है। तो कॉस पावर 4x जो लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसने यहाँ तक कर लिया फिर उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब देखो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट टेन एक्स लिख दें और नीचे अंडर रूट 4 माइनस टेन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर यहाँ पर देखो अंडर रूट टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, अंडर रूट टेन एक्स मतलब देखो अंडर रूट एक्स जैसे लिखा होता तो x की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करो तो ये वाला टर्म मिलता है। ठीक है, तो x की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करने पर भाई 3/2 x टू द पावर 1/2 मिलता है। तो कुछ यहाँ पे tan की पावर जो 3x लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम tan की पावर 3/2x को हम t मान लें, ठीक है, जाहिर सी बात है ये टी स्क्वायर बनने वाला है। इसके बाद आएगा 3/2 tan x टू द पावर 1/2 और sec स्क्वायर x dx बराबर dt। समझ में आ रही बात? ऐसा बन जाएगा ना। अगर हम tan की पावर 3/2x को t मान लें तो 3/2 tan x की पावर 1/2 और sec स्क्वायर, फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x dx। और उसके बाद कितना हो जाएगा tan x की पावर 1/2 sec स्क्वायर x dx बराबर कितना 2/3 dt, 2/3 dt। बस अब इसका यूज़ कर लो इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2/3 क्या बन रहा है 2/3 dt है ना, न्यूमरेटर जो है 2/3 dt बन जाएगा और 4 माइनस टी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये जो बन रहा है ये बनेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बन रहा है 2/3 और dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? और ये पूरा का पूरा 2/3 dt बन जा रहा है ना, यहाँ से पूरा dx तक 2/3 dt और 2/3 dt और नीचे 4 माइनस और tan पावर 3/2 x को हमने t माना था, तो अब यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तभी तो इसका स्क्वायर tan की पावर 3 बनेगा, tan की पावर 3x। तो इसके बाद इसका आंसर क्या होता है, सिंपल, तुम्हें फार्मूला पता है, साइन इनवर्स t/2 प्लस c और t की वैल्यू हम रख देंगे कितना, tan की पावर 3/2x अपॉन 2
प्लस सी, ठीक है। टी की वैल्यू हमने क्या लिया था, 10⁻³ और बस वही रख दिया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, है ना। देखो अंदर जो है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस क्यूब, साइन क्यूब, तो यहाँ से अगर हम कॉस क्यूब कॉमन ले लें तो कॉस की पावर 5x आ जाएगा पूरा, और अंदर जो है सब tan x में बदल रहा है और बाहर x सेक स्क्वायर x आने की कोशिश हो रही, मतलब 1/cos स्क्वायर x जो सेक स्क्वायर x में बदल जाएगा। बस थोड़ा सा इसका यूज़ किया, फिर tan पावर 3/2x को t मान लिया, फिर आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट्स नंबर विच कैन बी मेड बाय 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। 1 2 3 4 5 का यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है और फिर वो जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो सारे नंबरों का सम करना है। समझ में आ रही बात। तो सम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तुम्हें पढ़ा रखा है ना, कैसे करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज़ करेंगे और बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो 1 2 3 4 एंड 5, इससे 4 डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे। अगर तुम 5 को छोड़ दो तो 1 2 3 4 से बनेगा 4 डिजिट नंबर। अरे इससे कुल मिला के कितना 4 फैक्टोरियल 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 5 में 4 अगर छोड़ दो, भाई तुम्हें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं ना, तो 4 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए या तो 5 को छोड़ोगे, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो 1 2 3 4 को ले लो, इनसे नंबर बनेंगे, ठीक है। तुम अगर 4 को छोड़े तो 1 2 3 और 5 से तुम 4 डिजिट नंबर बना सकते हो, और 3 को छोड़ो तो 1 2 4 एंड 5 से भी तुम 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। ऐसे ही तुम जो है 2 को छोड़ दो 1 3 4 5, ठीक है। अगर तुम 2 को छोड़ दो 1 3 4 5, इससे भी 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे। एक बार मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, और 1 2 3 4 को लिखा, फिर 4 छोड़ा तो 1 2 3 5 लिखा, फिर 3 को छोड़ा 1 2 4 5, फिर 2 छोड़ा 1 3 4 5, और इसका 1 छोड़ा तो 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर के इससे 4 फैक्टोरियल नंबर्स या 4p4 कह दो तो 24 नंबर यहाँ से बनेंगे, 24 नंबर यहाँ से बनेंगे, 24 24 24, कुल मिला के 24 जो है वो 5 बार हो रहा है, 120 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। तो हमें इनसे बनने वाले पूरे जो 24 नंबर हैं उन सब का सम निकालना है। तो उसका तरीका तुम्हें याद होगा, है ना। ये 4 नंबर है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 और 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 1 1 1। ये मैंने तुम लोगों को बता रखा है। इनसे बनने वाले पूरे 24 नंबर्स जो हैं, है ना, उन सब का जो सम होता है कैसे निकालते हैं, इस बार फार्मूले से निकालते हैं। और इस फार्मूले का प्रूफ क्या है, कैसे करते हैं, ये सब मैं तुम लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, ये देखो 1 2 3 5 से तो वही 4 फैक्टोरियल, क्या 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 1 + 2 + 3 + 5 और 1 1 1 1, ठीक है। और ऐसे 1 2 4 5 से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 1 + 2 + 4 + 5, 1 1 1 1। देखो यहाँ पर ये 1 1 1 1 और ये सब सेम है, बस यही बदल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और 1 3 4 5 से देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 1 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 1। 4 डिजिट नंबर क्वेश्चन है ना, मतलब 1 3 4 5, ये 4 डिजिट्स का यूज़ करके आपको बनाना है। तो ये 1 1 1 1 4 बार, ठीक है। इसके डिटेल के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 से जो बनते हैं कुल मिला के टोटल 24 नंबर्स, उन सब का सम ये होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जितने डिजिट हैं इतना फैक्टोरियल अपॉन ये करते हैं और फिर इन सब का सम करते हैं, और जितने डिजिट हैं 1 1 1 उतनी बार कर देते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनका सम करना है, तो ये टोटल है जो 1 2 3 4 5 से बन रहे हैं, 4 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं। तो ये 24 24 24 24 24 ऐसे करते हुए हम टोटल 120 नंबर्स का सम करेंगे, ठीक है। और इन सब का सम कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 1 1 1 1, ये तो कॉमन हो जाएगा और बचेगा ये सब। तो 4 3 7 8 9 10, ठीक है। और ये 5 3 8 9 10 11, और यहाँ पे 5 और 9 2 11 1 12, ऐसे ही यहाँ पर 5 और 9 3 12 1 13,
और जाहिर सी बात है लास्ट वाला 14 ही आएगा, 5 और 9 3 12 2 14, ठीक है। और बस इनको आप सॉल्व कर लीजिए और ये कितना जाएगा 6 है ना, इंटू 1 1 1 1 और इंटू इन सब का सम जब करो कितना आएगा 60 आ जाएगा शायद, देख लो कितना आ रहा है। 24 24 ये दोनों 24 ये दोनों 24 कितना होगा 48 50 60, हाँ ठीक है 50 और 6, ठीक है। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो है ये आ जाएगा आंसर 399960, ठीक है। ये वाला इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है 399960। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो कैसे सम करना होता है, तुम लोगों ने इसके पहले बहुत कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, या जो है ज़ीरो का भी यूज़ कैसे करके हम सम निकालते हैं, सब मैंने तुम लोगों को बताया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। अगर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 से बनने वाले पूरे 6 डिजिट नंबरों का सम निकालना है तो कैसे करते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। और मान लीजिए रिपीटिशन हो जाए 1 1 2 2 2, इनसे बनने वाले 5 डिजिट नंबर्स का सम निकालो, तो चाहे जैसे रिपीटिशन हो ज़ीरो का भी यूज़ कर लो, 0 1 1 2 2 2 कुछ भी। तो सम कैसे निकालते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने सब बता रखा है, अगर रिवाइज करना होगा वहाँ से मतलब देख लेना अगर तुम्हें नहीं पढ़ा हुआ है। बाकी क्या कर रहे हो तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। चलो तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच ट्रिपल ए ट्रिपल बी कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ द फिगर एज शोन सो दैट नो रो रिमेन एम्प्टी। ये जो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी लिखा हुआ है, इन्हें इन छोटे छोटे स्क्वायर्स में सेट करना है। ऐसा सेट करो कि कोई भी रो खाली न रह जाए, कॉलम के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, रो खाली न रह जाए। दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, इतना पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। अब तुम जैसे ए बी 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 ऐसा सेट कर दो तो देखो ये रो खाली रह जाएगी, तो ये गलत तरीका है। यहाँ से बी हटा करके तुम यहाँ कर दो तो ये सही है, ठीक है। कोई भी रो खाली नहीं है, तो हर रो में कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, ये हमारा एम है। तो कैसे करें, अच्छा एक काम करते हैं, टोटल में से भाई पहले टोटल तरीका निकालते हैं। अगर ट्रिपल ए ट्रिपल बी को इनमें डालना हो तो कोई कंडीशन ना हो तो विदाउट कंडीशन भाई पहले वाले को भेजने का तरीका 9, दूसरे वाले को भेजने का तरीका 8, भाई 9 जगह है ना भाई। पहला ए तुमने उठाया, भैया हम इसको भेजना चाहते हैं, तो कितना तरीका है भाई 3 3 3 9 ब्लॉक्स है ना। तो पहला वाला ए भेजने का तरीका 9, ठीक है। दूसरा वाला ए, पहला वाला ए 9 तरीके से जाएगा, दूसरा वाला ए जो है वो 8 तरीके से जाएगा, क्योंकि पहला वाला ए कोई ना कोई जो प्लेस है उसको कैप्चर कर चुका होगा। तो पहला ए अगर 9 तरीके से जा रहा है तो जाएगा, बैठेगा तो एक जगह ना, मतलब जाएगा सेट होगा तो एक ही जगह ना। दूसरा ए 8 तरीके से, तीसरा ए 7 तरीके से, फिर बी को उठाओगे 6 तरीके से, फिर 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, ठीक है। पर इन सब की क्या गलतियां हैं, ए तीनों सेम है, बी तीनों सेम है, तो कुल मिलाकर के 3 फैक्टर्स डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी काम करो जैसे आप लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हो वैसे ही करो, पर आइडेंटिकल चीज़ें जितनी होती हैं ना उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये तो हुआ टोटल तरीका। इसमें से वो तरीका माइनस कर दोगे जिसमें कोई रो खाली रह जाती है। मान लो ये वाली रो खाली रह जाए, ठीक है, मान लीजिए ये रो खाली रह जाए, तो इनको इसमें सेट करने का तरीका क्या है आपको पता है, बोलो। पहला ए 6 तरीके से जाएगा, फिर 5, फिर 6। समझो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको समझो। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो है लास्ट वाला जो रो है ये खाली ही रह जाता है, तो हम इसमें कैसे भरें ट्रिपल ए ट्रिपल बी को। और क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका निकाल लेते हैं जिसमें कोई रो खाली रह जाती है, वही तरीका माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा मान लो कि इस रो में ये जो थर्ड रो है इसमें कोई भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ये खाली रह जाए पूरी तरीके से तो उन 6 को इन 6 जगहों पर हमें अरेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका कितना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। भाई उन 6 चीज़ों को इन 6 जगहों पर अरेंज करने का तरीका
6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और हाँ, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? हो सकता है सेकेंड रो खाली रह जाए, हो सकता है फर्स्ट रो भी खाली रह जाए। भाई अगर ये वाली रो खाली रहती है तो उन 6 को इन 6 जगहों पे सेट करेंगे, और अगर मान लो बीच वाली रो खाली रह जाती है तो इन 6 जगहों पे जब उन 6 को अरेंज करोगे तो इसमें भी ये सेकेंड रो खाली रह जा रही है। ऐसे ही फर्स्ट रो खाली रह जाए तो भी वही तरीका आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर के ये वो तरीके हैं जिसमें कोई रो खाली रह जाए। टोटल में से यही तरीका माइनस कर दोगे, आंसर ऐसा आ जाएगा जिसमें कोई भी रो खाली ना रह जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आंसर फाइनल पा जाओगे, ठीक है। तो टोटल माइनस रोज खाली रह जाने का तरीका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको जब तुम सॉल्व करोगे इधर से आएगा 1680 और उधर से कितना जाएगा 6 और इधर से जाएगा 60 और ये जाएगा 1620, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी रो खाली न रह जाए ऐसा कहा जा रहा है, सिर्फ रो के लिए कहा जा रहा है, कॉलम के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, ठीक है। सिर्फ रो के लिए कहा जा रहा है कि रो खाली ना रह जाए। तो रो खाली रह जाएगा इतने तरीकों से, वही तरीका माइनस कर दिया टोटल में से, आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c बराबर 0 हैज नॉन रियल रूट्स एंड 3c/4 इज लेस देन a प्लस b, देन। कितना अच्छा एक्सप्रेशन लग रहा है ना, देखने में जैसा लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। हैज नॉन रियल रूट, और तुम लोगों को बता रखा है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे क्या करते हैं। देखो तुमसे कहा जा रहा है भाई, मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) बराबर ये ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c, ठीक है। और दिस बराबर 0 का नॉन रियल रूट है, मतलब रियल रूट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका जो डायग्राम है वो या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। भाई रूट ही नहीं है तो एक्स एक्सिस को टच कहाँ से करेगा? भाई इसका डायग्राम या तो ये है या तो इसका डायग्राम ये है। रूट नहीं आ रहा भाई, नॉन रियल रूट ना, रियल रूट नहीं है। और तुमसे कहा जा रहा है कि भाई इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है। नॉन रियल रूट है तो या तो कॉनकेव अपवर्ड ऐसा ग्राफ होगा या तो ऐसा होगा। और ये जो दिया हुआ है ना, इसे सब कुछ दिख रहा है सामने, क्या है? तो ये 3c और c के बारे में पता लगाना है, c पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या क्या है। तो 3c/4, तो यहाँ पे जो 3c लेस देन 4a प्लस 4b लिख सकते हैं, या 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। इसको देखो और आइडिया लगाओ इसके साथ क्या हो रहा है। अब देखो 4a प्लस 4b माइनस 3c और 4a कैसे आएगा? x बराबर 2 रखने पर आएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें कि यहाँ पे f2 इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है? देखो चेक करो भाई, ये जो दिया हुआ था इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई करके। हाँ तो 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0 जो दिया हुआ है, ये हिंट है, ये बता रहा है कि f2 कितना होगा? 4a प्लस 4b माइनस 3c। तो 4a प्लस 4b माइनस 3c इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब f2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। f2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डायग्राम है ये सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अच्छी बात है। तो जब ये सही है तो पक्की बात है भाई, समझ में आ गया ना, f2 ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा ग्राफ ही ऊपर है। भाई इन दोनों में से कोई एक सही था और f2 ग्रेटर देन 0 है। f2 कैसे? ये जो कंडीशन दिया होता है इससे समझ में आ गया, f2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो जब f2 ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात है। और यहाँ पर c के बारे में कहा जा रहा है, तो c क्या है? f0 बराबर क्या होगा? माइनस 3c। 0 पर भी तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अगर f2 ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात है, श्योर कि f0 भी 0 से बड़ा होगा। भाई अगर ये ग्राफ श्योर सही है तो f2 अगर पॉजिटिव है तो f0 भी तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? भाई f0 भी तो पॉजिटिव है, जब f2 पॉजिटिव है तो f0 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब f0 पॉजिटिव है तो भैया यहाँ पर f0 रख लो, x बराबर 0 रखोगे तो -3, तो -3c मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और 3c मस्ट बी लेस देन 0, मतलब c इज लेस देन 0। ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो जब f0 ग्रेटर देन 0 है तो -3c ग्रेटर देन 0 होगा, और जैसे ही तुमने -3c ग्रेटर देन 0 किया उससे आ गया c लेस देन 0। इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया बच्चों? तो आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चन में मतलब लिखा रहे क्वाड्रेटिक में कि नॉन रियल रूट्स, तो नॉन रियल रूट्स में या तो ग्राफ इस तरह से बनता है या तो इस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस को कहीं भी टच या कट नहीं करता है ग्राफ, ठीक है। ऊपर होगा तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, नीचे होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। और इस तरह के क्वेश्चंस भी कई करा रखे हैं मैंने पहले, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग टाइप का दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, रिवाइज करा दिया। आएगा तो एग्ज़ाम में अगर आएगा इस तरह से कुछ मिलता जुलता तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नॉन रियल रूट्स का ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ये भी सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, सिंपल सा है ना, ये क्या है, साफ साफ दिख रहा है, सर्कल है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये ज्योमेट्री पढ़ा रखी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इसको सेटिस्फाई करा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। ये एक सर्कल कैसे है देखो, ये एक सर्कल ऐसा है, अगर z1 z2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और z कहीं यहाँ पर है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 है, यही तो दिया हुआ है। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 बार। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, z माइनस z2 अपॉन z माइनस z2 बार। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ये है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ये है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना सर्कल में। अगर ये डायमीटर है और जो है ये एंगल π/2 है, तो जाहिर सी बात है z ऑन द सर्कल होगा। सर्कल पर है तो ये एंगल π/2 होगा, और अगर ये एंगल π/2 है तो z ऑन दिस सर्कल होगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का जो सम है वो 0 दे रखा है, ठीक है। तो चलो इससे ये समझ में तो आ गया कि ये सर्कल है, और इसका सेंटर क्या होगा, जाहिर सी बात है z1 प्लस z2/2 होगा सेंटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड्स ऑफ अ डायमीटर, z1 z2 एक डायमीटर के एंड्स पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये इन पॉइंट्स हैं तो इसका जो सेंटर होगा z1 प्लस z2/2 होगा, और रेडियस कितना होगा, मॉड के अंदर z1 माइनस z2 अपॉन 2, ये इसका रेडियस होगा भाई, डायमीटर की लेंथ का आधा ना। तो देखो ये जो है ना, जो बता रहा है, इस तरह से जब भी हम लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन को, तो z1 प्लस z2/2 उसका सेंटर होता है, और z1 माइनस z2 का मॉड अपॉन 2 उसका रेडियस होता है, ठीक है। बस अब इसके बाद तुमसे कहा जा रहा है कि भाई जो है उसका मॉड z की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैं इसको अगले पेज में लिख देता हूँ। देखो ये रहा सर्कल, ठीक है, और z इसी के ऊपर मूव कर रहा है। सेंटर क्या है, z1 प्लस z2/2, ठीक है, और मॉड z की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। भाई z अगर इसी सर्कल के ऊपर ही है, इसी सर्कल के बारे में कहा लिखा हुआ था, है ना, और z1 प्लस z2/2 उसका सेंटर है, और रेडियस कितना है, z1 माइनस z2 मॉड, रेडियस क्या था, z1 माइनस z2 मॉड अपॉन 2, और आपको ये वैल्यू निकालनी, ये O है, ये A है और ये B है। तो z अगर इसके ऊपर है तो z जब यहाँ जाएगा तभी तो मॉड z मिनिमम होगा, और मॉड z क्या है, यही तो है ना। तो मॉड z की मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। z ऑन दिस सर्कल है, मॉड z की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मॉड z मतलब होता है ओरिजिन से z का डिस्टेंस। जब कभी मॉड के बारे में कुछ कहा जाता है तो डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। मॉड z मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉड के अंदर z1 माइनस z2 लिखा हुआ है, तो z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस होता है, उसका मतलब मॉड का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो मॉड z की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो z अगर यहाँ होगा तो वही मॉड z तो बढ़ जाएगा, यहाँ z होगा तो मॉड z बढ़ जाएगा, पर यहाँ होगा तो मॉड z मिनिमम हो जाएगा। ये मॉड z मिनिमम होने के बस मॉड z की मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल करके ये रेडियस माइनस कर दो। तो मॉड z1 प्लस z2/2 भाई OB कितना होगा, भाई OA बराबर कितना होगा, हमें OB माइनस AB करना है, तब हमें OA मिलेगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। OA बराबर OB माइनस AB, OB माइनस AB, OA बराबर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है OA बराबर OB माइनस AB। तो बस OB की वैल्यू कितनी होगी, z1 प्लस z2/2 का होल मॉड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस AB की वैल्यू कितनी है,
ए बी की वैल्यू है, रेडियस क्या था, मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 अपॉन 2, बस ये हमारा आंसर हो गया भाई। ओरिजिन का सेंटर से दूरी माइनस रेडियस, बस ठीक है। तो मॉड Z की मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल मॉड अपॉन 2 माइनस Z1 माइनस Z2 का होल मॉड अपॉन 2, ठीक है। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1/2 कॉमन ले लो, Z1 प्लस Z2 मॉड माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड, ठीक है। ये इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो मॉड Z की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो देखो जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना, आपको इसे रीड करना आना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ये पता चलता है कि Z1 Z2 किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, और सेंटर क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2, रेडियस Z1 Z2 के बीच की दूरी का आधा, ठीक है। तो जब आपको ये पता चली गया, ठीक है, तो उसके बाद आपने वो सर्कल के बारे में आइडिया लग गया कि सेंटर ये है, ठीक है, और रेडियस वो है, तो कुछ बचा नहीं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल करके आप उसमें से रेडियस माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 का होल मॉड माइनस, और ये रेडियस Z1 प्लस Z2 मॉड अपॉन 2, ठीक है। तो ये आंसर फाइनल हो गया। अब वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी कुछ ज्योमेट्री संबंधित है, मैंने तुम लोग करा रखा है, उसे अच्छे से रिवाइज करके रखिए, है ना। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अक्सर दिखाई जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।